वेलकम क्लास। तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स का कंक्लूडिंग पार्ट देखें आज बिफोर एप्लीकेशन। तो ये अगला टॉपिक्स है हमारा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या चीज़ है उसको ज़रा हम लोग समझे। डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा एक छोटे से वीडियो में मैंने बतलाया भी था कि एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपका ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और ये सामने मान लीजिए कोई स्क्रीन हो और लाइट अगर आप इंसिडेंट करते हैं कोई पैरेलल, तो देखने को क्या मिलेगा कि ये जो हमारा ज्योमेट्रिकल ये पोर्शन इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, ये कंप्लीट डार्क होना चाहिए, ये कंप्लीट हमारा क्या होना चाहिए, ब्राइट, और ये कंप्लीट क्या होना चाहिए, डार्क। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा देखिए है ना, लाइट की इंटेंसिटी ऐसे हम बता रहे हैं ना, यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एक बनेगा जो काफ़ी ब्राइट होगा इस जगह पर, है ना, एज कंपेयर टू द इल्यूमिनेटेड पोर्शन। यहाँ पर लाइट जो होगा वो ब्राइटर होगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक फिर से एक सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, फिर उससे बाद एक और मैक्सिमा बनेगा, बन के डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विथ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी क्या होगा वो देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा इसको बड़े एस्पेक्ट में देखते हैं। फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा करते करते इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी। ऐसा फिर ऐसा, ऐसा करते हुए ये देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा, ब्राइटेस्ट कह सकते हैं, ब्राइटेस्ट फ्रिंज। और ये जो होगा वो जो होगा क्या होगा, ये भी ब्राइट होगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम, फिर इससे कम इंटेंसिटी इसकी, फिर इससे कम इंटेंसिटी इसकी। ये पैटर्न जरा गौर से देखना, ये क्या होता है जनरल ऑब्जर्वेशन में है नहीं, ये अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तभी देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे का जो असल कारण है ना, असल कारण है वो क्या है वो पहले समझ लीजिए। होता क्या है कि कोई भी मान लीजिए स्फेरिकल या प्लेन वेव फ्रंट यहाँ जो इंसिडेंट हुआ, जो भी वेव फ्रंट बना, तो ये वेव फ्रंट का ये पोर्शन जो है सो वो तो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। लेकिन जो रिमेनिंग वेव फ्रंट है यहाँ से लेकर के इसके यहाँ से निकलने वाले जो सेकेंडरी वेव्स हैं, जो हाइगन्स वेव थ्योरी हमको सजेस्ट करता है, वो सेकेंडरी वेव्स जो है सो अब अलग अलग पॉइंट पर यहाँ पर इस तरह करके अलग अलग पॉइंट पर जो सेकेंडरी वेव्स पहुँचते हैं, चूँकि हर पॉइंट एक सोर्स हो जाता है, हर पॉइंट एक सोर्स हो जाता है, हर पॉइंट एक सोर्स हो जाता है, तो यहाँ से निकलने वाले सेकेंडरी वेव्स इस पॉइंट पर जब इनका सुपरिंग पोजिशन होता है तो उसके हिसाब से किसी पॉइंट पर वो डार्क हो जाता है, किसी पॉइंट पर वो ब्राइट हो जाए, कहीं पर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, कहीं पर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। और चूंकि सिंगल स्लिट के कारण इसमें होता है, इस वजह से इसमें जो क्लोज टू द ज्योमेट्रिकल शैडो है, ज्योमेट्रिकल शैडो की जो बाउंड्री है उसके क्लोजर में वो इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, सेंट्रल ब्राइट होता है ना। सेंट्रल पोर्शन जो होता है ब्राइट होता है, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली क्या होती है, कम होती जाती है, फिर उसके बाद रेगुलर हो जाता है। मतलब ब्राइट की भी इंटेंसिटी धीरे धीरे घटती है और डार्क भी जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, ऐसा कह लीजिए। क्योंकि डार्क का मतलब जीरो इंटेंसिटी, तो कम डार्क का मतलब कि थोड़ा सा लाइट मिल गया, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने में वो डार्क पोर्शन जो है वो तो धीरे धीरे लाइटर होने लगता है ना, लाइटर होने लगता है। तो ये पैटर्न अपने को देखने को मिलता है किसमें, डिफ्रैक्शन पैटर्न में। तो मोर और लेस व्हाट इज डिफ्रैक्शन, एक लाइन में डिफ्रैक्शन द encroachment of geometrical shadow
ज्योमेट्रिकल शैडो बाय द लाइट वेव्स is called डिफ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है नहीं? द इंक्रोचमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो बाय लाइट वेव्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोल पा रहे हैं। ठीक है जी। अब आगे हम लोग इसका एक डिफिनीशन एक्सप्लेन करने में जो बात हम लिखे हैं कि वो जो हमारा ज्योमेट्रिकल बाउंड्री होगा, ज्योमेट्रिकल शैडो की बाउंड्री होगी, उस ज्योमेट्रिकल बाउंड्री में एक सेंट्रल ब्राइट बनेगा और उसके ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के ब्राइट फ्रिंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। वो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न, दैट इज व्हाट डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफिनीशन में तो हम लोग का ये आराम से चल जाएगा। चलिए जरा सा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम आपको दिखा दें डिफ्रैक्शन का। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या मिलता है? इंटरफेरेंस पैटर्न। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलता है हमको इंटरफेरेंस पैटर्न। जो मिलता है वो क्या होता है हमारा, क्या है हमारा? वो है इंटरफेरेंस पैटर्न। और सिंगल स्लिट में मिलता है हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न, है ना? डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसमें क्या है कि आप मान लीजिए ये सिंगल स्लिट है, थोड़ा इसको हम बड़ा बनाते हैं ताकि हम लोग का फिगर में हम लोग इस बात को समझ सकें, है ना? ये मान लीजिए ओपन पोर्शन है जिसका एक्चुअल एरिया कितना है? ए का है। अब जो वेव्स आएगा, पैरेलल रेज दिखा रहे हैं, इसका मतलब प्लेन वेव फ्रंट इस पर इंसिडेंट हो रहा है। और जब वेव फ्रंट जो यहाँ पहुँचेगा, इससे सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे। तो लेट सपोज कि यहाँ पर आपका एक स्क्रीन है, तो जो सेंट्रल पोर्शन होगा, सेंट्रल पोर्शन एक लाइन तो मान लीजिए ये लाइन, ये ठीक। तो जो सेंट्रल पोर्शन है यहाँ, ये क्या हो जाएगा? सेंट्रल पोर्शन में यहाँ से जो वेव्स निकलेंगे वो तो क्या होगा हमारा हाँ, अपने इस लाइन को तो रहने दीजिए। हाँ, इस लाइन को रहने दीजिए। मैं जो समझाना चाह रहा था वो कुछ और है। अब यहाँ से जो सेकेंडरी वेव्स निकलेगा, जो यहाँ पहुँचेगा, ठीक, वो तो सेम फेज में हो जाएगा, है ना? बिल्कुल पाथ डिफरेंस नहीं होगा। किसी भी यहाँ से निकलने वाले जितने भी सेकेंडरी वेव्स होंगे, जब इस पॉइंट पर पहुँचेगा तो वो क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट का फॉर्मेशन होगा, सेंट्रल ब्राइट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन क्या है? लेकिन उस डायरेक्शन में जिधर कोई पॉइंट P हो, ठीक, जहाँ रेज जो है वो थीटा एंगल में घूम जाए, थीटा डायरेक्शन में ऊपर की तरफ अगर चला गया है, तो थीटा डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो जाएगा, जो P पॉइंट पर लेट सपोज क्या होगा? पहुंचेगा। तो क्या कहानी हो सकती है? क्या होगा? शुरू से लेके आखिरी तक में ये बन जाएगा पाथ डिफरेंस। चलिए इसका नाम देते हैं A B, इसका नाम देते हैं, चलिए N नाम देते हैं, है ना? N नाम देते हैं, ओके, N नाम देते हैं। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो मैं बता दूं ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ये वाला ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक है जी। तो अब एक बात क्या होगा, पाथ डिफरेंस टॉप टू बॉटम कितने का होगा? bn का होगा, B से N का। यही पाथ डिफरेंस बन रहा है।
है ना, ये बन रहा है बी से एन तक का बी एन का। ओके, तो ऐसे में साइन थीटा की वैल्यू बी एन अपॉन ए बी, यानी बी एन दैट इज द पार्ट डिफरेंस, या डेल एक्स कह सकते हैं, चलो डेल एक्स कह लीजिए, हाँ डेल एक्स पार्ट डिफरेंस, ए बी का मतलब ए है। ओके, ये एंगल सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सो sin theta equals to sin theta is almost equal to what? थीटा। तो थीटा को हम लोग डेल एक्स बाई ए कह पाएंगे। अब असल कहानी चालू होती है, अब आपकी असल कहानी चालू होती है, जिसमें इस बात को समझिएगा, है ना। आफ्टर सेंट्रल ब्राइट फर्स्ट मिनिमा कहाँ पर होगा? फर्स्ट मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ पर होगा, वो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो वेव फ्रंट है ना, ये वेव फ्रंट है, अगर हमारे लैम्डा बाई टू के इवन जोन्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसे ये वेव फ्रंट है, ओके, और इसमें ये लैम्डा बाई टू का एक और लैम्डा बाई टू का एक, दो जोन में डिफरेंस हो जाता है, मतलब पार्ट डिफरेंस यहाँ से यहाँ ये बी एन जो है डेल एक्स अगर लैम्डा हुआ, पहले बात को समझिए, यानी लैम्डा बाई टू के दो जोन में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू का होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू होगा। तो इन लैम्डा देयर विल बी 2 लैम्डा बाई टू इन लैम्डा पाथ, ऐसा लेके चले, पाथ डिफरेंस, देयर विल बी 2 लैम्डा बाई टू जोन्स, ईच पॉइंट ऑफ one zone will destruct a point on the other zone। क्या मतलब है इसका? लैम्डा बाई टू का अगर पाथ डिफरेंस बनता है तो होगा ये कि कोई भी पॉइंट जो है, कोई एक पॉइंट, वो आपके किसी एक दूसरे पॉइंट को जो कि दूसरे लैम्डा बाई टू जोन के अंदर है, उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा, मानी वहाँ की उसके साथ वो करके कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि लैम्डा बाई टू का पार्ट डिफरेंस होने का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अगर पार्ट डिफरेंस सम टोटल ये जो है डेल एक्स का, माने कि डेल एक्स लैम्डा हो जाता है, तो लैम्डा बाई टू के दो जोन बनेंगे और इसके हर पॉइंट इसके एक एक पॉइंट से क्या कर जाएगा? डिस्ट्रक्ट कर जाएगा, है ना, डिस्ट्रक्ट कर जाएगा। एंड फाइनली ड्यू टू देयर क्या? सुपरपोजिशन, डार्क फ्रिंज विल फॉर्म, डार्क फ्रिंज विल बी फॉर्म्ड, डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब अगर डेल एक्स हमारा 3 लैम्डा बाई टू, मतलब कि ये जो जोन हो ये 3 लैम्डा बाई टू जोन में हो, 3 हो, तो एक लैम्डा बाई टू जोन दूसरे लैम्डा बाई टू जोन को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है।
लेकिन थर्ड लैम्डा बाई टू जोन अनडिस्ट्रक्टेड रह जाएगा। हियर द 2 lambda by 2 zones will destruct each other, but the third zone remains undestructed and forms what? And forms ब्राइट फ्रिंज, और वो ब्राइट फ्रिंज को बना देगा। हाँ, चूंकि इसमें 2 लैम्डा बाई 2 जोन, वेव फ्रंट के 2 जोन जो एक दूसरे कैंसिल कर दिए हैं, सिर्फ तीसरा पोर्शन यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट 1/3 हो जाएगी। 3 हिस्से में से 2 हिस्से लाइट के गायब हो गए, 1 हिस्सा बचा, तो जो लाइट की इंटेंसिटी होगी कम होगी, इसीलिए जो नीचे की तरफ हम जाते हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो क्या देखेंगे, अगर लैम्डा बाई 2 के इवन जोन्स बनते हैं, पार्ट डिफरेंस अगर ऐसा है, तो हम कह सकते हैं क्या, सो इफ डेल एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, क्या, n लैम्डा, देन ब्राइट फ्रिंज, n लैम्डा, देन डार्क फ्रिंज इज फॉर्म, डार्क फ्रिंज इज फॉर्म्ड। ठीक है, जहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 होगी, 0 1 2 3 ऐसा होगा। यानी जब थीटा n लैम्डा होगा, थीटा n लैम्डा बाई ए होगा, थीटा क्या है, डेल एक्स बाई ए, जब थीटा n लैम्डा बाई ए होगा तो क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज। एंड इफ डेल एक्स इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, then bright fringe will form, bright fringe will be formed। क्या मतलब है इसका, कि तब थीटा जो है n प्लस हाफ लैम्डा बाई ए होना चाहिए, यानी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a के सिचुएशन में क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो एंगुलर विड्थ कितना होगा सेंट्रल ब्राइट का, जरा सा ये बात को भी समझें। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, बात को समझिए। देखिए क्या होगा, जो सेंटर होगा, सेंट्रल पोर्शन, उसमें यहाँ से जो एंगल बन, यहाँ पर ये डार्क बनेगा और यहाँ पर ये डार्क बनेगा, ठीक, और ऊपर में ये थीटा होगा और नीचे में भी ये थीटा होगा, और एक आधा थीटा ऊपर में थीटा, इधर थीटा, तो ये एक थीटा तो हो जाएगा, n की वैल्यू 1 फर्स्ट डार्क के लिए देते हैं, n की वैल्यू 1 रखे तो लैम्डा बाई ए, और दूसरा नीचे वाला थीटा भी लैम्डा बाई ए। तो एंगुलर विड्थ जो होगा, एंगुलर विड्थ जो होगा वो 2 थीटा होगा, दैट इज 2 लैम्डा बाई ए, दैट विल बी 2 लैम्डा बाई ए। तो एंगुलर डायमीटर या एंगुलर विड्थ कह लीजिए किसका, सेंट्रल ब्राइट का। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल ब्राइट की। जो सेंट्रल ब्राइट होगा उसका एंगुलर विड्थ कितने का होगा, वो हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए का, है ना, डिपेंडिंग ऑन। तो ए जितना कम होगा एंगुलर, ये ब्राइटनेस उसका उतना ज़्यादा होगा, और वेवलेंथ जितना बड़ा होगा उसका वो कितना, उतना ही बड़ा वो बनेगा। तो इस जगह से हम लोग इसका डायमीटर भी चाहे तो, इस सेंट्रल ब्राइट जो बनेगा उसका डायमीटर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बशर्ते 2 लैम्डा बाई ये होगा, ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो हमको निकाल, थीटा इक्वल टू L बाई आर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डायमीटर भी निकाल सकते हैं कि कितना डायमीटर बन सकता है। तो ये थी कहानी हमारे डिफ्रैक्शन की। थोड़ा सा टॉपिक्स मज़ेदार नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा आपको उतना मज़ा
नहीं देता है डिफ्रैक्शन का। खास करके हम लोग भी शुरुआती दिन में जब इसको पढ़ते थे तो हम लोग डिफ्रैक्शन को छोड़ छाड़ के भाग जाते थे, या पढ़ाने के दौरान भी हम लोग क्या करते थे कि तो ये हल्का फुल्का बता के निकल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे कहें कि भैया पढ़ने तक तो ठीक है कि भाई पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पढ़ाने की बारी आई तो फिर बाद में हम लोगों ने इंटरेस्ट लिया और उसको देखा कि λ/2 जोन वाली कहानी क्या है, ये हम लोगों ने देखा तो दिखा कि ये तो बड़ा सिंपल चीज़ है, ऐसा कुछ बड़ी बात है नहीं इसके बीच में, सिर्फ आप इंटरेस्ट नहीं डेवलप करते हैं इस वजह से। अदरवाइज डिफ्रैक्शन पैटर्न है ना, कोई बहुत हवा चीज़ नहीं है। डिफ्रैक्शन पैटर्न ठीक ही ठाक चीज़ है ना। डिफ्रैक्शन पैटर्न ठीक ठाक चीज़ है भैया, इसको देखिए। चलिए अब हम लोग देखना चाहेंगे किसको, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को। किसको देखेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को, है ना। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, एक बात गांठ बांध लीजिए, मैंने हाइगन्स वेव प्रिंसिपल जब बताया था तो आपको एक चीज़ बतलाया था कि हाइगन ने दो बोला था कि भैया ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है लाइट, लेकिन बाद में उनके अनुयायियों ने उसको करेक्ट करके ये बतलाया था कि नहीं, ये ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। और ये बात इवेंट पोलराइजेशन ऑफ लाइट में समझ में आई थी। तो वही टॉपिक्स है ये पोलराइजेशन का, है ना। देखने को क्या मिलता है, क्या ऑब्जर्वेशन है, अगर मान लीजिए आप निकल क्रिस्टल लेते हैं, क्रिस्टल क्या चीज़ है वो ज़रा समझिए। क्रिस्टल एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें स्लिट प्रेजेंट है, बहुत ही बारीक स्लिट होता है, ये समझ लीजिए, ये स्लिट प्रेजेंट होता है, करेक्ट। मतलब ये पतला सा एक स्लिट, वर्टिकल स्लिट प्रेजेंट होता है, सिंपल में समझिए। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक क्रिस्टल ऐसा लिया गया और दूसरा एक और क्रिस्टल लिया गया, ठीक, और उसको उन दोनों को पहले ऐसे रखा गया, मतलब इसके एक्सिस और इसकी एक्सिस, मैंने इसका स्लिट और इसका स्लिट एक दूसरे के पैरेलल। लाइट इंसिडेंट किया गया, लाइट इंसिडेंट किया गया, ठीक, और यहाँ से ऑब्जर्व किया गया। क्या किया गया, यहाँ से ऑब्जर्व किया गया। यहाँ से ऑब्जर्व किया गया तो अच्छा खासा लाइट दिखा, कैन सी लाइट, कैन सी लाइट ऑफ कंपैरेटिवली डिक्रीज्ड इंटेंसिटी, डिक्रीज्ड इंटेंसिटी, लाइट देखा गया डिक्रीज, जो इंटेंसिटी थी उतना नहीं, लेकिन डिक्रीज इंटेंसिटी का देखा गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस क्रिस्टल को रोटेट किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा, रोटेट, किसको, इसको रोटेट किया जाने लगा। मतलब कि ये तो पहले ऐसे था, अब इसको थोड़ा सा टर्न किया गया, यहाँ पर जैसे कि ये थीटा 90 डिग्री तो तब भी रहेगा, है ना, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस, इसको अब टर्न किया गया ऐसा। तो मान लीजिए थोड़ा सा टर्न दिखाएं हम, है ना, थोड़ा सा टर्न करके दिखाया जाए, ओके। तो क्या देखने को मिला, जब इसको मान लीजिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये पहले तो ये दोनों ऐसा है, ठीक, अब ये ऐसा, और इसको थोड़ा ऐसे टर्न कर दिया गया, टर्न करना स्टार्ट किया।
स्टार्ट N2 को, N2 इज रोटेटेड, N2 इज रोटेटेड, N2 को रोटेट किया जाएगा। ठीक, N2 को रोटेट किया गया और यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वर था क्या देख पाया, क्या उसको दिखने लगा? तो इसको जो दिखा है ना, क्या देखने को लगा? द इमर्जिंग लाइट इंटेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा। ठीक, ये दूसरा इवेंट में जब अब इसको रोटेट करते करते ये स्लिट, ये आपका क्रिस्टल ऐसा था, ये ऐसा था, रोटेट करते करते इसको परपेंडिकुलर कर दिया गया, है ना। यहाँ पर जो था एंगल थीटा 0 से 90 के बीच की कहानी हम कह रहे हैं। तीसरा सिचुएशन तब हुआ, थर्ड सिचुएशन, जब एक क्रिस्टल तो जैसा था वैसा ही रखा गया और दूसरे को बिल्कुल क्या किया गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। 2D में 3D का फिगर थोड़ा बना करके समझाना अपने आप में कठिन काम है। ये यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 रखा गया, नो लाइट, कोई लाइट बाहर नहीं आया, ये बेचारा अंधेरे में चला गया। लाइट इंसिडेंट किया गया लेकिन कोई लाइट बाहर नहीं आया। ठीक, हाँ, एक बात उससे पहले मैं बता दूं कि जब एक क्रिस्टल को लेकर के रोटेट किया जा रहा था, इसको L2 को नहीं रखा जाता था, तब बाहर आने वाले लाइट की इंटेंसिटी कम तो थी, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा था रोटेट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब दो स्लिट को रखा गया, यानी कि दो क्रिस्टल को रखा गया, तो ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि लाइट की इंटेंसिटी पहले धीरे धीरे कम होने लगी और बाद में लास्ट में जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो नो लाइट, कोई भी लाइट देखने को उसको नहीं मिला। ये क्या चीज़ हो गया? ये तो गजब चीज़ हो गया। लाइट आ रहा है रे के फॉर्म में, अगर ऐसे में गुजर सकता है तो मान लीजिए ऐसा करके थोड़ा सा ट्विस्ट कर चुके हैं तो इधर से निकला, इससे निकला है तो इससे भी निकल जाना चाहिए। ऐसे सीधे जा रहा है रे के फॉर्म में। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता तो क्या फ़र्क पड़ता, ऐसे जाता और उधर भी वैसे निकल जाता, है ना, उसके भी क्रिस्टल से ऐसे करके निकल जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। तो अब ये बात फंस गई कि ये कौन सा फेनोमेना है लाइट का ये कौन सा फेनोमेना है। तो लाइट के इस फेनोमेना को समझने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो बाद में ज़्यादा कारगर हुआ, लेकिन उससे पहले तब ये करेक्ट किया गया कि लाइट जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में ऐसा हो सकता है कि ये सामने का स्लिट है, अगर ऐसा वेव जा रहा है ऐसा वाइब्रेट करते हुए, तो एक स्लिट से तो पास हुआ, जब अगला वाला स्लिट क्रॉस कर गया तो पास होने में उसको दिक्कत होने लगी, क्योंकि इस प्लेन में वाइब्रेट करते हुए गया होगा। जो दूसरा वाला टर्न कर गया होगा तो उसको पास करने में वहाँ से दिक्कत चालू हो गया होगा, इसलिए लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगी। और जब ये पूरा वर्टिकल हो गया तो इधर से तो वो निकला, लेकिन इसमें जाके कुछ नहीं हो पाया, ये इससे पास बिल्कुल हुआ नहीं। लेकिन उसके अलावा एक बात और थी कि जब हम एक स्लिट को लेकर के रोटेट कर रहे थे, सिर्फ एक ही स्लिट, तो लाइट के इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं देखने को मिल रहा था। तो अगर ट्रांसवर्स वेव है तो ये ट्रांसवर्स वेव है कैसा भाई? सिंगल स्लिट में भी ऐसा होना चाहिए था। एक क्रिस्टल से भी मान लो एक प्लेन में ऐसे जा रहा है वेव, है ना, तो इसको अगर रोटेट करेंगे तो इससे भी ऑब्स्ट्रक्ट होना चाहिए।
ये एक बड़ी विचित्र बात हुई। तो क्या हुआ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट क्लियर हुआ तो उसमें बात पता चला कि जो सोर्स से लाइट निकलता है उससे इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑल पॉसिबल प्लेन्स में क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ऑल पॉसिबल प्लेन्स में क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जितने भी पॉसिबल प्लेन्स हैं उन सभी में ये वाइब्रेट करते हैं। मतलब यहाँ से अगर लाइट चल दिया है तो यहाँ से हर प्लेन के अंदर इसमें भी वाइब्रेशन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। जितने भी पॉसिबल प्लेन्स बनते हैं, है ना, हर प्लेन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन हो रहा है। और जब हम किसी क्रिस्टल से गुजारते हैं, क्रिस्टल से गुजारते हैं तो क्या होता है कि ये वाला और उसके आसपास वाला, इससे निकलता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन प्लेन। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज माने कुछ कंपोनेंट जाते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। कुछ कंपोनेंट जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं। अब इसके रास्ते में ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। जब आप इसके पैरेलल में इसको रखे थे तब तो लाइट क्या हुआ था, ये बाहर आया था, है ना, थोड़ा तिरछा किए थे तब भी बाहर आया था। लेकिन जब एक दूसरे को आप 90 डिग्री पर डाल दिए थे, है ना, एक दूसरे को क्या कर दिए थे, 90 डिग्री पर डाल दिए थे, तो क्या हुआ था, जब आप इसको 90 डिग्री पर डाल दिए थे, है ना, अब इतना हम रचना नहीं रच पाएंगे, ठीक। तो ये और ये एक दूसरे पर यहाँ पर क्या हो गया, ये ऐसा वाइब्रेट हो रहा है और ये स्लिट ऐसा है। तो यहाँ जब थीटा 90 डिग्री हो गया तो इधर क्या हो गया, नो लाइट, रुक गया। ये बात कुछ उस तरीके से एक खिड़की को सोचिए जिसमें सामने से ऐसे ऐसे लंबे लंबे रॉड लगे हुए। तो अगर कोई स्टिक को ऐसे ऐसे लंबे लंबे रॉड लगे हुए हैं तो कोई स्टिक ऐसे निकालिएगा तो निकल जाएगा, लेकिन क्या ऐसे निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा। तो अगर रॉड के गैप्स जो हैं सो इस वर्टिकल है तो आप इस ये वर्टिकल निकल जाएगा, ये वाला ना निकलेगा। तो ठीक उसी तरीके से लाइट में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं वो ऑल पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। तो जो उसके पैरेलल आता है या पैरेलल के आसपास होता है उनसे वो निकल जाता है और पर चला जाता है। लेकिन जो इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है या इस सब प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट होकर के रुक जाता है और उधर जा कर के उधर कोई लाइट देखने को हमको नहीं मिलती है, नो लाइट, है ना। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम लोग को मिलता है। तो व्हाट इज पोलराइजेशन? अब डिफिनीशन में अगर जाएं, पोलराइजेशन स्पेलिंग, पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजेशन? तो it is an event, it is an event in which we know that asymmetric nature of light, मतलब ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, मतलब ट्रांसवर्स नेचर। पोलराइजेशन वो इवेंट है जिससे हम लोग ये जान पाते हैं कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है ना। क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में ऊपर उठता है, नीचे खाली, फिर नीचे जाता है, ऐसा होता है ना जी। ये ऐसा तो एसाइमेट्रिक होता है ना, एसाइमेट्रिक नेचर है ना ये।
तो ट्रांसवर्स नेचर को हम एसाइमेट्रिक नेचर कहते हैं। तो इट इज़ एन इवेंट इन विच वी नो द एसाइमेट्रिक नेचर ऑफ लाइट। इस तरीके से पोलराइजेशन को हम लोग क्या कर पाते हैं, दिखा पाते हैं। जब थीटा की वैल्यू, एक चीज़ और जान जाइए, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होता है तो इमर्जिंग लाइट की लाइन इंटेंसिटी I0 cos स्क्वायर थीटा से दिया जाता है। I0 है क्या, है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी, प्लेन इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक बात को, पोलराइज्ड ग्लास भी होता है। पोलराइज्ड ग्लास क्या होता है भैया, तो पोलराइज्ड ग्लास जो है वो थोड़ा सा, ये सब तो निकल क्रिस्टल वगैरह जो भी है ना, ये सब चीज़ तो बड़ा महंगा होता है, नेचुरल होता है। ये आर्टिफिशियली ग्लास होते हैं, पोलराइज्ड ग्लास। ये खास करके कार वगैरह के विंडो में लगाया जाता है ना। बुक में देख लीजिए चित्रों के हम लगा, उतना हम लंबा चौड़ा नहीं जाना चाहते हैं। उसमें क्या होता है, कार के विंडो में लगाया जाता है कि वर्टिकल लाइन्स ही सिर्फ आ पाएंगे अंदर, हॉरिजॉन्टल कट जाएगा, या हॉरिजॉन्टल आ पाएंगे, वर्टिकल नहीं जा पाएगा। उन लोगों का हेडलाइट जो बना होता है, हेडलाइट के ग्लास में ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाली जो लाइट होती है उसका कुछ नियम है। विंड स्क्रीन वर्टिकल होता है तो जो हेडलाइट का अपर ग्लास होता है, हेडलाइट का अपर ग्लास होता है हॉरिजॉन्टल होता है, माने अपर ग्लास हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट को इमिट करेगा, और सामने वाला कार का जो सामने का विंड स्क्रीन है इसका, वो वर्टिकल पोलराइज्ड है। तो ऐसे में वो जो लाइट इमिट करेगा सामने वाले गाड़ी के आँख पर नहीं जा पाएगा, काहे कि वो लाइट नहीं आ पाएगा। अपर पोर्शन, दो पोर्शन में ग्लास का भी नियम है, पूरा जो स्फेयर है ना ये हेडलाइट का, आधा में ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट निकलेगा, जो विंड स्क्रीन है होता है सामने का वो वर्टिकली होता है। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ आएगा तो वर्टिकल होगा। इससे निकला हुआ लाइट ड्राइवर के आँख पर नहीं पहुँचेगा। ये कुछ बातें हम लोग नॉर्मली हम लोग देख लेते हैं, हेडलाइट गार्ड किसी गाड़ी का या विंड स्क्रीन किसी गाड़ी का, तो हम लोग भले नोटिस ना करते हों, लेकिन इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। और मैन्युफैक्चरिंग में इस तरीके से हेडलाइट के अपर पोर्शन को बनाया भी जाता है। हाँ, नीचे वाला पोर्शन इसका नहीं रखा जाता है, वो बिल्कुल प्लेन ग्लास होता है, और जिससे नीचे वाला लाइट जाएगा भी नहीं, ऊपर वाला जाता है। इस वजह से उसको हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट इमिट करता है। इसमें वर्टिकल ग्लास लगता है, तो वर्टिकल ग्लास लगे होने के कारण हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट जो होगा वर्टिकल क्या कहेंगे, पोलराइड के आर पार नहीं जा पाएगा, और उसका आँख चुंध जाने से बच जाएगा। ऐसा नहीं होगा, डार्क नहीं होने लगेगा। अदरवाइज क्या होता है, साइड में क्या जा रहा है उसको दिखेगा नहीं, और कहीं टकरा सकता है या किसी को धक्का मार सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो थ्योरेटिकली हमारा वेब ऑप्टिक्स अभी ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, वो देखेंगे एप्लीकेशन। ठीक है जी, नमस्कार।